साथियों, अब कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रहा है। आज 26 नवंबर 2023 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परसाई जी का शताब्दी समारोह दूध हॉल में आयोजित है। इस कार्यक्रम में बाहर से भी कुछ गणमान्य लोग आए हुए हैं, साहित्यकार लेखक आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि वे बारी बारी से मंच पर आने का कष्ट करेंगे। राजन जी मंच पर उन्हें आमंत्रित करते हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ राजन जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। रविंद्रनाथ राय, माननीय रविंद्रनाथ राय राज्य महासचिव बिहार प्रगतिशील लेखक संघ, वे भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। संजय श्रीवास्तव, राज्य महासचिव उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ, वे भी मंच पर आने का कष्ट प्रदान करेंगे। जोगेश प्रताप शेखर व्याख्याता, दक्षिण बिहार के प्रिय विश्वविद्यालय गया, वे भी मंच पर आने का कष्ट प्रदान करेंगे। माननीय अरुण कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव भी मंच पर आने का कष्ट प्रदान करेंगे। सुनील कुमार सिंह लेखक, उनसे भी आग्रह है वे मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। सुनील कुमार जी लेखक, उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आने का कष्ट प्रदान करेंगे। प्रत्युष चंद्र मिश्र कवि, उनसे भी आग्रह है कि वे मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। सुरेश प्रसाद यादव इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष, उनसे आग्रह है कि इस मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत परसाई जी की चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगा। हम चाहेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव साथी राजन जी आए हुए हैं, वे जाकर के परसाई जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद बारी बारी से श्री रविंद्रनाथ राय जी आए हुए हैं, जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, राज्य महासचिव, भी जाकर के परसाई जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जोगेश प्रताप शेखर जी हैं, ये भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री अरुण कुमार जी हैं, जाकर के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। सुनील कुमार सिंह हैं लेखक, वे भी जाकर के। प्रत्युष कुमार चंद्र मिश्र हैं, सुरेश प्रसाद यादव। इसके बाद बारी बारी से तमाम उपस्थित साथी परसाई जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। बारी बारी से जाकर के पुष्पांजलि संपन्न करेंगे। खुला हुआ फूल है, खुला हुआ निकालिए, पूरा माला निकालिए।
प्रभु साइड लगा लिंग और लगा कौन गाड़ी है आइए सब पुराना करने के बाद स्नान करेंगे और कार्यक्रम की करेंगे इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री संजय श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं ले आएंगे और मंच पर स्नान करेंगे संजय श्रीवास्तव सचिव से माला सचिव पीछे बुला किए माला पहनवा दीजिए बुला के सबको नाम दे दे के एक एक आदमी करके सुजीत वगैरह थे तो इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो बाहर से साहित्यकार लोग उपस्थित हैं हमारे बीच चाहेंगे कि उनके स्वागत में हमारे स्वागताध्यक्ष बारी बारी से उन्हें माला स्वागताध्यक्ष साथी सुरेश प्रसाद सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रगतिशील लेखक संघ राजीव जी को माला से स्वागत करेंगे इसके बाद रविंद्रनाथ राय जी आए हम चाहेंगे उसके बाद श्री संजय श्रीवास्तव जी आए योगेश प्रताप शेखर जी हैं हमारे बीच उपस्थित श्री रघु कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच उपस्थित सुनील कुमार सिंह लेकर हम चाहेंगे प्रत्युष चंद्र मिश्र कवि इसके बाद
हाँ है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच पुराने साथी उपस्थित हैं। जगनारायण सिंह निकल जी वे भी मंच पर आ जाएंगे, उन्हें भी माला से स्वागत हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं हंसपुरा के पूर्व प्रमुख पुराने साथी नागेश्वर भाई, वे भी मंच पर आएंगे और उन्हें भी माला से स्वागत किया जाएगा। मार्शल आ रहे हैं, मार्शल सुन जाइए। स्वतंत्र बाबू हैं हमारे साथी, आगे मंच पर आगे, उन्हें भी स्वागत किया जाएगा। स्वतंत्र बाबू यही मंच पर आए, उन्हें स्वागत करें। रामपाल बाबू हंसपुरा से आए हैं, पूर्व शिक्षक, वे भी मंच पर आए। मंच पर बैठा लोग ठीक, जनरेटर चालू करो, अरे जनरेटर चालू करो। साथियों, अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच स्वागताध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव उपस्थित हैं। वे आकर के मंच पर स्वागत भाषण करेंगे। सुरेश प्रसाद यादव आदरणीय प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद जिला इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, सचिव दिलीप कुमार जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे राजेंद्र प्रसाद राजन, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रगतिशील लेखक संघ, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रविंद्रनाथ राय, महासचिव बिहार प्रगतिशील लेखक संघ, संजय श्रीवास्तव जी, राज्य महासचिव उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ, योगेश प्रताप शेखर, व्याख्याता दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, प्रोफेसर अनूप कुमार, राष्ट्रीय महासचिव AISF हुक्तो, सुनील कुमार सिंह, लेखक प्रत्युष चंद्र मिश्र जी, तथा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे जिला के वरीय नेता पूर्व जिला मंत्री कांग्रेस जगनारायण सिंह निकल जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हंसपुरा के पूर्व प्रमुख जिला सचिव मंडल के सदस्य कमरेड नागेश्वर सिंह जी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सत्येंद्र कुमार मुन्ना जी, जो प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद के सक्रिय सदस्य हैं, तथा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे अमितपाल बाबू, अरुण बाबू तथा नागेश्वर बाबू, तमाम उपस्थित हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथियों, मित्रों, साथ ही आज हम लोग उपस्थित हैं हरिशंकर प्रसाद जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में। साथ ही आज हम लोग को गोवा में
खास करके 5 कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके वजह से अफसोस है मुझे कि हमारा इस कार्यक्रम में साथियों की उपस्थिति कम है। फिर भी जितना लोग उपस्थित है सभी साथी हम अपने जो हमारे विद्वान साथी आए हुए हैं, महानुभाव आए हुए हैं, उनको बात को सुनेंगे। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार, व्यंग से भरे हुए समाज में तमाम चीजों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र में हमारे साथी आए हुए तमाम जी आप लोगों को बताएंगे। हम स्वागत करने के लिए सिर्फ खड़ा है। हम स्वागत तमाम अपने साथियों को इस कार्यक्रम में स्वागत किया और कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों को स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में शिरकत किया है। साथ ही जो देश और समाज का जो स्थिति है उस स्थिति में हरिशंकर परसाई जी बहुत ही प्रासंगिक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में इन्होंने जो राष्ट्र की सरकार, हमारे भारतवर्ष की सरकार जिस हिसाब से काम करते आई है और कर रही है, इस पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। साथ ही हरिशंकर जी का जन्म 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद जिला के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने शिक्षा अपने अगल स्कूल जबलपुर से प्राप्त किए और देश के जाने माने व्यंग्यकारों में से एक अपने आप को स्थापित किया। साथ ही ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो भारत के शासन करने वाले लोग हैं, उन्होंने तमाम चीजों तमाम अपने सरकारी महकमे के लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तमाम मीडियाओं पर जो कब्जा जमा के रखे हुए हैं उस पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। जो तैयार करके दिया जाता है सरकारों द्वारा, उसी के अनुसार तमाम लोग बात किया करते हैं। तो हम अपने साथियों को इस कार्यक्रम में हमारे बाहर से आए हुए तमाम साथियों को, आप तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी आएंगे और इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं तमाम आए हुए अपने साथियों को, तमाम अपने आए हुए तमाम लेखक बुद्धिजीवी साथियों को प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से, औरंगाबाद जिला प्रगतिशील लेखक संघ इकाई की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हेलो, हाँ, आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ठीक है बात, परसाई जी हाँ बने हम लोगों के बीच में, हाँ, लेकिन अरे वो मीटिंग हो रहा है, में चले काम कर रहा हूँ। उनकी जो रचनाएं हैं वे आज दुनिया के बाद बात कर रहा है। ठीक, परसाई जी कहते हैं कि
उठाइए इसको उठाइए। अपना पे कहिएगा। यह जो कार्यक्रम है वह पूर्व निर्धारित पहले से था ही, आज हो भी रहा है। तो हम कह रहे थे कि परसाई जी कहते हैं कि मेरे अंदर कैसे वर्गीय चेतना पैदा हुआ। मैट्रिक में पढ़ते थे और मैट्रिक में पढ़ने के दरमियान गेंद खेलने गए और गेंद किसी तरह से एक गड्ढा में चला गया जहाँ पर छुप गया और दिखाई नहीं पड़ रहा था। विद्यालय के जो प्रधान थे वे सभी बच्चों को बुलाए कि आप आइए और बताइए वह गेंद कहाँ है। लेकिन उसमें जो लड़का था रेलवे कर्मी के उच्च पदाधिकारी का लड़का जो था वही गेंद को इधर उधर किया था और गायब किया था। लेकिन विद्यालय प्रधान द्वारा परसाई जी को 1 रुपया जुर्माना लगा। वे समझे कि देखिए आज मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई नहीं है, लेकिन मुझे 1 रुपया जुर्माना। उस जमाने का 1 रुपये जुर्माना आज हो सकता है 1500 रुपया हो जाए आज के जमाने में। उनको कार्ड भी लेना था, 1 रुपया देना था विद्यालय से। अब घर से मांगने के लिए वो 1 रुपये तैयार नहीं थे कि कैसे हम मांगे जुर्माना भरने के लिए। और सिर्फ उनकी यही गलती थी कि साथ में खेल रहे थे, उनसे वह गलती हुई नहीं थी कि गेंद इधर उधर गया। वह गया रेलवे के उच्च पदाधिकारी के कर्मचारियों के बेटे से और दंड इन्हें देने पड़े। कहते हैं कि मेरे अंदर उस दिन से ही कुछ यह जो वर्गीय चेतना है वह मेरे अंदर विकसित हुई है। तो इस तरह की बात और व्यंग के माध्यम से तो उन्होंने बहुत बातों को कहा, आज भी कहते रहे। तो आज का जो विषय है ठिठुरता हुआ गणतंत्र और हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने सत्ता पर हमेशा कटाक्ष किया है और व्यंग के माध्यम से सारी चीजों को बताने का प्रयास किया है। तो आज भी हमारे बीच परसाई जी प्रासंगिक हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए हमको और उनके अनुरूप आज भी समाज के अंदर काफी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने का हमें भी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेवारी मैं श्री सत्येंद्र बाबू को देता हूँ। श्री सत्येंद्र बाबू। मंच पर से आदरणीय राजेंद्र राजन जी, रविंद्रनाथ राय जी, संजय श्रीवास्तव जी, मेरे साथी योगेश जी, अरुण जी, सुनील सिंह जी, मेरे छोटे भाई प्रत्युषण मिश्रा जी, विकल जी, नागेश्वर जी, हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र जी और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों, आज संविधान दिवस के अवसर पर आप तमाम साथियों को प्रगतिशील लेखक संघ शुभकामनाएं पेश करता है। साथियों, ये कार्यक्रम प्रगतिशील लेखक संघ का पहली बार इस जगह पर गोह में हो रहा है। अभी 1.5 वर्ष हुए हैं प्रगतिशील लेखक संघ को बने हुए औरंगाबाद में। यूँ तो प्रगतिशील लेखक संघ बहुत ही पुराना संगठन रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है
और 1936 के बाद आज तक वह पूरी सक्रियता के साथ देश और विदेशों में भी अपना काम कर रहा है, एक सांस्कृतिक आंदोलन के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए। बहुत उम्मीद के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पहले लगातार कार्यक्रम दाऊदनगर में हुआ करते थे और वहाँ एक बड़ा समूह तैयार हो गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नई जगह फिर से नई ज़मीन तलाशी जाए, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम की है। काफ़ी मेहनत हमारे यहाँ के साथियों ने किया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और यहाँ के, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ नहीं, लेकिन यहाँ गांव है मेरा, इसलिए अपने साथियों का लगातार मैं राज्य की तरफ से सहयोग करता रहता हूँ। आज जो मंच पर बैठे हैं साथियों, ये हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। ये एक संयोग है और ये इनका अपना कमिटमेंट है समाज के प्रति, कि जब भी हम लोगों ने इन्हें याद किया, ये हमारे बीच आते रहे हैं। और चूंकि एक बड़े बदलाव का स्वप्न लेकर हम जी रहे हैं, और हम जब तक हम रहे न रहे, जनरेशन बदलते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे, जिन संघर्षों को लेकर हम बढ़े थे आगे, वो जब तक पूरा हो नहीं जाता है, ये लड़ाई चलती रहेगी। और चूंकि हम संस्कृति कर्मी हैं, तो संस्कृति का काम सिर्फ कविताएं, कहानियां लिखना पर नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं समाज में, उसमें एक लेखक का हस्तक्षेप कितना है, और वो कैसे पूरी दुनिया को, अपने समाज को, अपने लोकल को कैसे प्रभावित करता है, और कैसे उसमें वो चेतना जागृत करता है कि वो एक नए तरीके से पूरे समाज को देखे और उसको बदलने की कोशिश करे। कोई भी संस्कृति कर्मी पहले डायरेक्ट रूप से समाज के बदलाव की बात, वो अहंकार उसके पास है भी नहीं कि मैं अपने लेखन के माध्यम से पूरी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आर्थिक सामाजिक लड़ाइयाँ चलती हैं, उसमें सबसे मुख्य स्वर संस्कृति कर्मियों का होता है, और वो कमोबेश उस पूरी क्रांति को, उस पूरी धारा को बदलने में और प्रभावित करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोगों ने यही सोचकर इसकी शुरुआत यहाँ की थी। यहाँ सभी जागरूक लोग हैं, और आज चूँकि हमारे साथी ने बताया कि यहाँ 5 कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे इस गोह इर्द गिर्द में, करीब 1 किलोमीटर के बीच में 5 बड़े आयोजन चल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग शरीक हैं। हम लोगों ने घूम घूम कर पूरे गोह के अंदर में लोगों को कहा, आने को के लिए आमंत्रित किया था। खैर, जो लोग हैं, और अगर यहाँ उपस्थित सारे साथी जितने सजग होकर अगर पूरे सामाजिक बदलाव में अपना योगदान देते हैं, तो हम समझते हैं कि यह लेखकों के लिए एक बड़ी बात होगी। साथ ही हरिशंकर प्रसाद जी के पर ये पूरी जो शताब्दी वर्ष में हिंदुस्तान के अंदर में कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारा जो संगठन है प्रगतिशील लेखक संघ, वो लगातार हर राज्यों में और हर राज्य के जिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में औरंगाबाद ज़िले ने ये हरिशंकर प्रसाई पर ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है उसके लिए, और हमारे साथी यहाँ आपको के बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। उस आज के कार्यक्रम के दौर में जो बातें होंगी विचार गोष्ठी के तहत, उसमें कुछ कुछ बातें आएंगी, और मेरा सिर्फ इतना आप लोगों से आग्रह है कि जो समाज में बदलाव हो रहे हैं और समाज को जिस दिशा में प्रतिक्रांति की ओर समाज को ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस समय में हम अपना हस्तक्षेप कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से पूरा समाज टूट बिखर रहा है, और वैसे में जहाँ अगर आप हरिशंकर प्रसाद जी के पूरे लेखन को पढ़ेंगे, जब 4-5 हजार पृष्ठों में उनका बिखरा हुआ लेखन है,
1984 में 6 वॉल्यूम में उनका पूरी रचनावली आई थी, लेकिन वो 95 तक जीवित रहे थे। तो उसके बाद भी करीब 4-5 वॉल्यूम की किताब उन्होंने उतना लेखन किया। और वह जो पूरी कवि और संत परंपरा रही है, उस परंपरा के बहुत अग्रगामी लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं। अगर आप उनके साहित्य से गुजरेंगे तो शायद मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज अगर परसाई जी जीवित होते और जिस तरह की प्रतिक्रिया है लेखकों को लेकर, जो आज की सत्ता के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाता है तो कैसे उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज पूरे विश्व में जिस तरह से दक्षिण पंथ हावी हुआ है और जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर में जहाँ भी है उसको कुचलने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, और पूरे अमेरिकी पूंजीवाद के देख रेख में सारा विश्व जिस तरह से को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, एक ध्रुवीय बनाने की कोशिश की जा रही है, उस समय में हम इस एक ध्रुवीय विश्व को बनने के क्रम में कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र और उस पूरे सामाजिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें उनके पास जाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उनके पूरे साहित्य को पढ़ेंगे तो आज अगर वो रहते तो शायद उन्हें या तो जेलों में डाल दिया जाता, उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता। कि जिस तरह से अपने समय में 1948 से लेकर उनका जो लेखन है 95 तक अनवरत चलता रहा है। और आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जब वो बच्चे थे, शुरू में जब स्लेट पर लिखना उन्होंने शुरू किया तो उनको शिक्षक ने कहा कि क से कमल लिखो, उसने क से कलम लिखा। और आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे, मैं उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वो एक जिद पर अड़े रहे कि बार बार क से कलम कमल कहता था शिक्षक, और वो बार बार क से कलम कहते रहे। और ये लड़ाई आज भी वही कलम और कमल के रूप में हमारे सामने खड़ी है। साथियों, जिस तरह से बोलते रहे। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के सामने पूरे विश्व के अंदर में वहाँ के नागरिकों को किस तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक उदाहरण अभी हमारे सामने फ़लस्तीन है। हमने अभी इजरायली हमले को देखा, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जिस तरह के हमले किए गए। जेनिन जो छोटी सी एक जगह, एक कॉर्नर पर लाकर उसे खड़ा कर दिया गया है, उसकी पूरी स्वतंत्रता को, उसके पूरे भूभाग को जिस तरह से कब्जा कर लिया, और वहाँ के पूरे नागरिकों पर जिस तरह से अत्याचार और हमले हुए हैं, और हजारों बच्चों को वहाँ के नागरिकों की हत्या की गई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का ये वक्त है। अभी आपको याद होगा कि जब इसके विरोध में जब आवाज़ उठती रही तो चारों ओर से यह दबाव बनाया गया कि फ़लस्तीन के पक्ष में जो भी आवाज़ होगी उसे कुचल दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जिस 1948 के बाद जिस तरह से फ़लस्तीनी के भूभागों पर कब्जा करके वहाँ के नागरिकों पर जिस तरह से उनको लगातार उनकी हत्याएं की गई, लगा विषय कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। साथियों, इसीलिए ये आज का जो कार्यक्रम है उन तमाम उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए है। और हमारे साथी आपको बताएंगे कि किस तरह से हरिशंकर प्रसाद जी देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से जैसे जैसे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन को किस तरह से उन्हें व्याख्यायित किया अपने लेखन के माध्यम से, वह हमारे साथी आपको बताएंगे। और बहुत ही लंबा इतिहास है उनका। उन तमाम चीज़ों को यहाँ अभी 1-2 घंटे में सारी बातें नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ पिन पॉइंट पर आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश की जाएगी। आपसे सिर्फ आग्रह यह है कि अगर सचमुच में आप किसी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की आस रखते हैं तो साथ ही एक बात
अवश्य याद रखें कि कोई भी राजनीतिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन बिना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना अस्थायी नहीं होता है। इसलिए उस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के को आधार को मजबूत करने के लिए हम हमेशा काम करते रहें, हमारी यही कोशिश है। और जो भी आज जिस तरह से राजनीति में गिरावट आई है, जो उसका प्रभाव है, वो हम सब देख रहे हैं। किस तरह से जाति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर जिस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शुरू से की जाती रही है, उस पर किस तरह कुछ सक्रिय लेखकों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो हस्तक्षेप किए हैं, उन हस्तक्षेपों के माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने लेखकों के साथ आप जुड़े, उनकी बातें सुने और आने वाले दिनों में जो नए परिवर्तन की बात हो, उसमें आपका थोड़ा बहुत सहयोग हमें ज़रूर मिले, तब हम एक बड़े परिवर्तन की बात करेंगे। अब मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने पहले वक्ता श्री राजन जी को बुलाना चाहता हूँ। हमारे राजन जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूरे प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे हैं पूर्व। हम उनसे आग्रह करते कि वो आएँ और विषय पर अपनी बात करें, शंकर प्रसाद जी पर अपनी बात शुरुआत करें। राजन सभापति जी, मंचस्थ हमारे साथीगण और उपस्थित भाइयों, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं उस धरती पर आया जो एक तपस्वी राजनीतिक, जो हमसे पहले भी और हमारे साथ भी विधायक रहे, कौमेराम शरण यादव, उनकी धरती पर आया। वैसा व्यक्तित्व विरल होता है, सरलता, सादगी और कट्टरता उनकी खास पहचान थी। और अग्नि परीक्षा में भी खड़ा उतरे। जब 6 कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो एमएलए थे, लालू प्रसाद जी के बुलावे में फंस गए और चले गए, और राम शरण यादव जी को जब बुला के कहा गया लालू प्रसाद जी की ओर से कि आप यहाँ चले आइए, मंत्री बन जाइए, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि हम बंगला के लिए, गाड़ी के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए कम्युनिस्ट नहीं बने, हम कम्युनिस्ट बने समाज को बदलने के लिए। आप समाज को बदलने वाली ताकत नहीं है। समाज को बदलने वाली जो पार्टी है, जो संगठन है, मैं उसके साथ हूं और मुझे गौरव है कि मैं कम्युनिस्ट हूं। ये उन्होंने जब लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ से लौट कर आए थे, तो मैं विधायक दल का सचेतक था। आके उन्होंने कहा कि आपके अमुक जा रहे हैं, सबका नाम हमको बताया गया और मुझे भी प्रलोभित किया गया, लेकिन मैं बच गया। उनके पहनावे से लगता था कि कोई ठग सकता है, लेकिन उनके भीतर की जो शक्ति थी उसको पहचान के चट्टान भी उनके सामने कमजोर पड़ जाता। और उनकी धरती पर आया हूं, ये सौभाग्य है। और इसलिए यहाँ आने का एक आकर्षण भी था कि मैं वहां जा रहा हूं जो जन्मभूमि और कर्मभूमि हमारे नेता की है। हरिशंकर प्रसाद पर गोह में कार्यक्रम हो और इतने सारे लोग जुट जाए, आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में लोग जुटते हैं, नाच रास रंग होता है तो लोग जुटते हैं, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रम में लोग इस तरह जुटे वो जैसी जगह, तो साहित्य की चेतना आपके भीतर है। इसलिए कि जीवन से साहित्य अलग नहीं है,
साहित्य और जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए आपको जीवन को सुंदर बनाने की लालसा है, तभी तो साहित्य के इस कार्यक्रम में आप आए। हमारे साथी बोल रहे थे उपस्थिति कम है, अरे साहित्यिक आयोजनों में इतनी उपस्थिति बहुत कम जगह होती है, और इसलिए जितनी उपस्थिति है वो अच्छी उपस्थिति है, इसके लिए कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर यहाँ नाच करवा दिया जाए तो हॉल नहीं, हॉल के बाहर भी लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन जहाँ अच्छी बातें होती है, साहित्य की चर्चा होती है, जहाँ इंसान को इंसान कैसे रहे इन बातों की चर्चा होगी, वहाँ आज इंसान बनने के लिए लोगों के भीतर भूख घटती जा रही है। और इसलिए जरा मोबाइल बाहर जाकर कीजिए बातचीत, मोबाइल पर बातचीत साथी बाहर जाकर करें, अच्छा रहेगा। और इसी पर परसाई जी की बड़ी याद आ गई, जिनकी शताब्दी है ये कार्यक्रम। आज ही के दिन संविधान बना था, और गणतंत्र दिवस बनाने की बातें हुई थी कि ये देश गणतांत्रिक होगा, इसलिए कि इस देश के अंदर तमाम तरह की ताकतें मौजूद थी, जो इस देश को आजादी मिलने के बाद जब संविधान सभा बन रही थी तो किसी ने कहा पाकिस्तान बन गया इस्लाम के नाम पर, तो हिंदुस्तान बनेगा हिंदू के नाम पर। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बने। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, और खास करके रहनुमाई थी, मार्गदर्शन था महात्मा गांधी का, और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे। इन लोगों ने कहा नहीं, हमारे देश में तमाम धर्म और जातियों के लोग हैं, इसलिए हमारा देश गणतांत्रिक होगा। और एक गणतांत्रिक भारत का निर्माण संविधान सभा से हुआ, जिस संविधान सभा को आज ही पारित किया गया था, आज ही के दिन। और आज ही के दिन संजोग हरिशंकर परसाई के एक निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र विषय पर आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। ये गणतंत्र ठिठुरता हुआ क्यों है? भारत के लिए गणतंत्र कोई नई चीज नहीं है। परसाई जी ने कहा, और हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश में 16 महाजनपद थे जो गणतांत्रिक व्यवस्था में प्राचीन काल में काम करते थे। लिच्छवी गणतंत्र हमारी प्राचीन संस्कृति है। इसी बिहार में वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी थी। भगवान बुद्ध जहां जन्मे कपिल वस्तु, वो भी गणतांत्रिक व्यवस्था थी वहां। इसलिए 16 महाजनपद इस देश में प्राचीन काल में थे, इसलिए गणतंत्र हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। ऋग्वेद में 40 जगहों गणतंत्र की चर्चा आई है, अथर्ववेद में 19 जगह चर्चा आई है कि कितना प्राचीन है गणतंत्र हमारे लिए। और ये गणतंत्र परसाई जी की निगाह में ठिठुरता हुआ क्यों? ये अलग बात है कि मौसम 26 जनवरी का ऐसा होता है जो ठंडक ज्यादा होती है, उसमें हम आप ठिठुरते हुए जाते हैं गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने के लिए। लेकिन परसाई जी ने कहा यह ठिठुरन नहीं है। ठिठुरन है कि आजादी किसके लिए है? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा आज ही के दिन कि हमको खुशी हो रही है, इस देश को एक संविधान मिल रहा है जो गणतांत्रिक व्यवस्था के साथ चलेगा, यह गणतांत्रिक हुकूमत होगी। लेकिन दुख हो रहा है
कि जैसे और धर्म ग्रंथ केवल पठन पाठन के लिए नहीं, देखने के लिए नुमाइशी चीज बन के ला गए, वैसे ही कहीं हमारा संविधान भी नुमाइशी नहीं बने। कहा क्यों? कहा इसलिए कि गणतंत्र का प्रारूप हमने तय कर लिया, संकल्पना ले ली, संकल्प ले लिया, लेकिन इस गणतंत्र को स्थापित कौन करेगा? गणतंत्र को स्थापित करना होगा, जैसी सरकार होगी वो गणतंत्र को उसी रूप में कायम रखेगा। और इसीलिए जो सत्ता होती है वो गणतंत्र यानी जनता से हम चुनकर आएंगे। जनता के वोट का अधिकार एक समान है, चाहे अमीर हो कि गरीब। लेकिन जब बन जाएंगे एमएलए एमपी, इसके बाद क्या करेंगे? और साई जी ने कहा यही है गणतंत्र का असली रूप कि एमएलए एमपी बनते ही, संसद विधानसभा में पहुंचते ही वो एक पुष्ट अपने लिए नहीं, 7 पुष्टों का उद्धार करने का रास्ता खोल लेते हैं। वोट लेते हैं जनता से, जनता को भूल जाते हैं और लूट करके, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के क्या करते हैं? अमीर नहीं करोड़पति बन जाते हैं। रामचंद्र यादव जी अपवाद थे जिनकी चर्चा की, जिनके नाम लेने से श्रद्धा होती है, ऐसे अपवाद होते हैं। लेकिन अधिकांश सत्ताधारी पार्टी के और विपक्ष में भी इस गणतंत्र का चेहरा अगर देखना हो तो आज के पार्लियामेंट में जाकर देखिए, जिसमें 343 अरबपति हैं, 319 अपराधी हैं और लगभग इतने ही जो राजा का बेटा राजा, तो मिनिस्टर का बेटा आज एमपी बन के मिनिस्टर, एमपी का बेटा एमपी, वंशवा आज इस पार्लियामेंट के अंदर जाकर आप देखें। और इस पार्लियामेंट में किसानों की बात नहीं होती है, इसलिए कि किसान एमएलए किसान एमपी जीत कर नहीं जाते, किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। अब चुनाव में रामचंद्र यादव जी मुखिया मांग के चुनाव लड़ते थे, अपने घर का पैसा खर्च नहीं करते थे, चुनाव के लिए जनता ही पैसा देती थी, नामांकन तक जनता के पैसे से होता था। और इसलिए कहीं से भी उनको ये नहीं था कि हम पैसा बांट कर वोट खरीद कर मेरे। और आज आपके यहाँ नहीं, सभी जगह मुखिया के चुनाव में 10 लाख 5 लाख रुपये खर्च करने वाले मिल जाएंगे आपको। एमएलए के चुनाव में करोड़ों, एमपी के चुनाव में कई करोड़। कहां से पैसा आता है? कौन देता है पैसा? इस लूट तंत्र को, इस गणतंत्र में जिस ढंग से पोसा गया, यही है गणतंत्र का ठिठुरता हुआ चेहरा। 1 साल में जो सरकार है हमारी, 1 साल में जो हमारे देश के करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति घराने, उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ मालूम है? 1 साल में 30%। मात्र 1 साल में 30% का इजाफा हुआ। और आम जनता जिसके हम आप यहाँ बैठे हुए चेहरे हैं, इसमें गिरावट कितनी आई है गरीबी की? 1 साल में 17%। 44 लाख करोड़ रुपए इसी गणतंत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ कर दिया गया, उसको बट्टा खाता बोलते हैं, उसमें डाल दिया गया 44 लाख करोड़। और आपके यहाँ जो कर्ज है उसके लिए आपकी चौखट केवाड़ी खुलेगी, आपको गिरफ्तार करके जेल में जाया जाएगा और जेल में भी रहिएगा तो खर्चा आप किसी को
और किसान कर्ज नहीं अदा कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बिहार में आत्महत्या करने वालों की तादाद कम है अपनी धरती पर कि मेहनत करने के लिए, चाहे जो बम्बई हो कि महाराष्ट्र का बम्बई हो कि तमिलनाडु का मद्रास हो कि बंगाल हो, कलकत्ता हो कि दिल्ली हो, मेहनत मजदूरी करने के लिए हमारे देश के लोग चले जाते हैं, आत्महत्या नहीं करते ये किसी भी। लेकिन दुख होता है, बीवी बच्चों को छोड़कर, घर द्वार को छोड़कर इसी गणतांत्रिक हुकूमत में हमारे देश के मेहनत करने वाले प्रदेश और वहां से तरह तरह की बीमारियां लिए आती हैं। अभी अखबारों में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि मजदूर अंडरग्राउंड जो नाला बन रहा सड़क बनाने के सिलसिले में कितने दिनों से अभी तक जिंदगी मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं, उसको निकालने का उपाय अभी तक नहीं होगा। अगर आज हो गया हो गया, कल तक नहीं हुआ, फंसे हुए। और इसीलिए इस गणतंत्र में आम जनता के हिस्से मृत्यु है, आम जनता के हिस्से बदहाली है, आम जनता के हिस्से तबाही है। इसी को बरसाई जी ने कहा कि ढूंढता हुआ गणतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा कि जब हमारी सरकार होगी, अंग्रेजी राज हमारी सरकार होगी, मिलावटखोरों को, चोर बाजारों को हम बिजली के पोल पर खड़ा करके फांसी दे देंगे। उनकी हुकूमत चली गई, अब चोर बाजारों की हुकूमत आ गई है। अब तो मिलावटखोरों की सरकार आ गई है। बोल बहुत दौड़ कर जो हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, अब तो उनकी हुकूमत। और इसीलिए इस हुकूमत में पूरी का पौध आ रहा है। गणतंत्र क्या है? आज इस गणतंत्र को प्रभावित करने के लिए बनारस से आए हुए संजय श्रीवास्तव जी और बनारस में जनता ने किसको चुना है कि जो इस देश का प्रधानमंत्री है। और जाइएगा बनारस पुराना आपको नहीं मिलेगा। काशी के मंदिर जाने तक जो गली थी वो चौड़ी बना दी गई, संख्या चौड़ी हो गई, घाट 10 दिया अर्थक बन गया। अब काशी विश्वनाथ के नाम पर वोट दीजिए। अयोध्या में राम लला जी की मूर्ति स्थापित और विशाल भव्य मंदिर अरबों रुपये दीजिए राम के नाम पर वोट। कहता था रामराज में बराबर, और इस रामराज में 87% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इस देश में 87% लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जिए। उस गणतंत्र को हम क्या कहेंगे? और इसलिए ऐसे गणतंत्र अभी वही है, चालू है, चालू है, ऐसे गाया होता है नहीं हुआ। इसीलिए इस 75वें गणतंत्र के आवासी बरसाई ने कहा कि सच के बिंदु इस गणतंत्र में अनेक हो गए। कोर्ट में जाइए, शपथ लीजिए कि जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और वहां का सच क्या है? झूठ, केवल झूठ। और इसीलिए देश का सिंबल भी आज झूठ की राजनीति कर रहा है, झूठ के सिवा सच नहीं बोल रहा है। प्रसारित होते कहते केवल बोलते हैं, अब झूठ का व्यापार नहीं चल रहा है। वहां का सच का शपथ लो, झूठ बोलो। अब तो देश का सिंबल ही केवल झूठ बोलता है, सच बोलना उसको आता ही नहीं। फिर जनतंत्र के 4 स्तर, सबसे पहला विधायिका जिसकी चर्चा हम कर चुके,
कि चुनाव के समय लुभाओ, लुभावने नारे को, झूठ बोलो, वादा करो और जाओ। उनका एक सच ये हुआ कि विधायक का झूठ पे टूट गया, कहता है सच के लिए लड़ रहे हैं। विधायिका के बाद इस लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, बीडीओ, सीओ ब्लॉक के कैंपस में आप बिना पैसे दिए जाति प्रमाण पत्र भी, क्या हो गया है बाबू? हेलो, बिना पैसे दिए जाति प्रमाण पत्र भी, आवास प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाता। तो यह भी सच क्या किस रूप में है? नोट में तब्दील हो गया है भ्रष्टाचार में। तो विधायिका का वही हाल, कार्यपालिका का वही हाल। और तीसरा पाया कौन हुआ? न्यायपालिका। जहां न्याय मिलती हो, कानून के हाथ पर पट्टी, लेकिन हाथ में नोट गिनने में कोई परहेज नहीं। और इसलिए न्याय जब बिगड़ने लगे, कैसा तो कंट्रोल। और चौथा पाया पत्रकारिता, मीडिया। हमारे पत्रकार को हमें माफ करेंगे, ये तो मजबूर है। जितना अखबार है, जितना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना है, वो किसका है? बड़े बड़े पूंजीपतियों का। और उनके अनुकूल नहीं आते, न्यूज बना के दीजिएगा, हटा दो, इसलिए केवल झूठ भरोसे और बात पढ़ने की इच्छा नहीं होती। यह है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में कहा सच, लेकिन का क्या होगा? और सच जनता का क्या होगा? जनता का सच होगा, आपको शादी चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आवास चाहिए। और इसके लिए हम इस सच के लिए लड़ने वाले हमारे साथी हैं, पिताजी बैठे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन परसाई जी ने एक और प्लान किया, क्या लड़ रहे हो लेकिन अपना एजेंडा नहीं है तुम्हारा। जो विरोधी दुश्मन, जो एजेंडा छोड़ देता है, उस एजेंडा को लेकर लड़ते हो। और अपना एजेंडा बनाओ, भूखमरी नहीं सहेंगे, गरीबी में नहीं जिएंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, बेहतर जिंदगी हासिल करेंगे। और इसके लिए लड़ो, ये सच जनता का। फिर कहा लेखों का सच क्या है? का राजनीतिक पार्टियों के जो जय पराजय क्या था, जो उनका सच निर्धारित होता है। तो झूठ बोलने से अगर हमको जय मिल जाए तो बोले, और वो पराजय नहीं हो, इसके लिए झूठ का स्वीकार करें। क्या लेखों को, जनता उस सच को साथ देना चाहिए जिस सच से समाज में तब्दीली आवे, व्यवस्था में परिवर्तन आए। और इसलिए परसाई जी ने कहा कि तब्दीली लाने के बाद कौन तत्व है? कहा सबसे बड़ा तत्व है सांप्रदायिकता। और कौन चलाता है सांप्रदायिकता को? कौन है बाहर सांप्रदायिकता का? आरएसएस, बीजेपी। उनके समय में जनसंघ पार्टी थी, उसके पहले उनके समय में हिंदू महासभा थी, वही हिंदू महासभा जनसंघ बनी, आपका जनसंघ होते हुए। तो परसाई जी ने इस बात पर 10 लगातार लिखा, उनको चेतावनी दी गई कि मत कीजिए लिखना। जबलपुर रहते थे, क्या मत कीजिए? उन्होंने कहा कि मेरी कलम आजाद है, इस पर बंदिश लगाने की ताकत किसी को नहीं है, न सरकार को, न सांप्रदायिक ताकतों को, न पूंजीवादी शक्तियों को। लिखना जारी रखा और आरएसएस के पुण्य गए, उनके ऊपर प्रहार कर दिया।
बेहतर बात पहले से काम टूटी हुई थी, शब्द व्यक्ति जबरदस्त आघात हुआ, उस चोट का प्रभाव आजीवन उनके ऊपर रहा। तो अगर ईमानदार कदम है आपकी, अगर ईमानदार आवाज है आपकी, अगर आप तब्दीली के लिए लड़ने के लिए ईमानदारी से तैयार है, तो आपको परसाई की मार खानी होगी और आज मारे खानी नहीं होगी। अगर आप परसाई होंगे तो मार डालेगा, तो मार को छोड़ दो, मार डालेगा। इसलिए सांप्रदायिक का आदमी सबसे बड़ा खतरा है। सांप्रदायिक विभाजन इस देश के अंदर कोई रोजगार की लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों का विरोध करो, हिंदुओं का वोट करो। इसलिए सबसे बड़ा खतरा देश के सामने सांप्रदायिकता है और परसाई जी में सबसे ज्यादा अगर लिखा सांप्रदायिकता के विरोध, जिसके चलते उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला कि उनकी पिटाई। दूसरा क्या आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है जनता के सामने? परसाई जी ने कहा जातीयता, जातिवाद। क्या समाज जातिवाद में फंसा हुआ और आज की राजनीति मूल मुद्दे से भटक गई है। धर्म और जाति के नाम की राजनीति जनता की जिंदगी के सवाल को गौर बना है। और इस पर एक कहानी में उन्होंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके एक पात्र बन गए। क्या भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई? क्या कहा है? क्या चुनाव पूछा आपकी जात क्या है? क्या भगवान की जात है? हम तो कृष्ण क्या आपको बहुत मिलेगा भगवान के दर पर? आप बने अपनी जात बताइए। आज भगवान कृष्ण पद के भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र लेकर हम आज तक वोट मांगते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने जब जान लिया कि बिहार में चुनाव करना है, जाति बदलनी होगी, क्या चुनाव बचाव। बहुत अच्छी कहानी लिखा है परसाई जी ने बिहार में चुनाव में श्री कृष्ण उम्मीदवार। इसीलिए आज जो मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं वो थोपे हुए मुद्दे नहीं हो, बदलाव के लिए संघर्ष का मुद्दा। साहित्य और राजनीति दोनों समझते हुए परसाई जी ने केवल लिखा कि जब समाज में मूल्यों की गिरावट आती है क्या होता है? सन्नाटा छा जाता है। और सन्नाटा होता है तो क्या होता है? कुत्ते भोंकने लगते हैं। अजनबियों का प्रयोग होता है तो कुत्ते और भूखते, तो कुत्ते भूखने लगे हैं सब जगह, साहित्य में भी, समाज में भी, राजनीति में भी कुत्ते भौंक रहे हैं। अब उस कुत्ते के भौंकने को आप कैसे समाप्त करेंगे? इसी पर परसाई को याद करने की जरूरत है। 100 वर्षों की परसाई, 74 वर्षों का गणतंत्र, और इसी पर हम आज विचार करने के लिए बैठे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। और इसलिए परसाई को याद करना है तो आपको परसाई जीवन भर जिसके लिए लिखे, बोले, लड़े, मार खाए, अभाव में जिए, लेकिन तभी सब नहीं चुका है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। परसाई की याद आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। परसाई को धन्यवाद। साथियों, अभी आपने राजेंद्र राजन जी को सुना और आज का जो सबसे बड़ा खतरा है कि लोकतंत्र को कैसे बचाएं, अपने संविधान की रक्षा कैसे करें, और इस पूरे सांप्रदायिक
करण करने की जो पूरे समाज की सांप्रदायिकरण करने की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ हम कैसे एकजुट होकर लोगों के जो दिमागों की कंडीशनिंग की जा रही है वो इसे कैसे लड़े और एक वैज्ञानिक समझ पैदा करके नए समाज और लोकतंत्र की रक्षा हम कैसे करें, इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने प्रिय साथी योगेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए, और साथियों 15 से 20 मिनट तक हमारे सभी साथी बोलेंगे, और वो अगर कुछ प्रश्न भी आपके